हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 2 में मैंने आपको बेलेबल और चार्ज के बारे में बताया था, ठीक है ना। सेक्शन 2A जो है वो किसकी बात करता है? बेलेबल की। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और आपको समझने हैं बेलेबल में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंस समझना होगा बेलेबल और नॉन बेलेबल का। सबसे पहली बात यह है कि चाहे बेलेबल हो चाहे नॉन बेलेबल हो, दोनों कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 के ए में, ठीक है। CRPC के सेक्शन 2A में डिफाइन है दोनों ही। और दूसरा फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल की बात की गई है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? वो पनिशमेंट देख करके पता चलता है। IPC में पनिशमेंट बता रखी हैं, या कुछ ऑफेंस की एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगी जिसमें बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरा, फर्स्ट शेड्यूल मैंने आपको बताया, बेलेबल ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं। दूसरा 494 ऑफ IPC भी। अब IPC के अलावा किसी अदर लॉ से बेलेबल उसको बनाया गया है, उसको भी बेलेबल ऑफेंस कहेंगे। एंड फोर्थ इज नॉन बेलेबल से डिफरेंट होता है ये, ठीक है। और लेस ग्रेव ऑफेंस होते हैं, यानी कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। बेल का मतलब यहाँ पर क्या है? मैटर ऑफ राइट, यानी कि बेल लेना बेलेबल ऑफेंस में आपका फंडामेंटल राइट है, इसको कोई भी छीन नहीं सकता। और अगर पुलिस वाला ऐसा करता है तो ये कहा जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी कि वो आपको बेल नहीं देता तो क्या है, उसके लिए भी उसको सज़ा हो सकती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हर्ट है आपका 337 ऑफ IPC, 171 ऑफ IPC एंड पब्लिक न्यूसेंस यानी 290 ऑफ IPC और 304A ऑफ IPC। ये क्या है? ये जो है बेलेबल ऑफेंस की मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेल लेना क्या है? राइट है। अब यहाँ पर सेक्शन 50 ऑफ CRPC को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो आपको बताए कि उसने आपको जो अरेस्ट किया है वो बेलेबल ऑफेंस में किया है या नॉन बेलेबल में किया है। यहाँ पे पुलिस को इस चीज़ के लिए बाउंड किया गया है कि भाई आप जिसको भी पकड़ेंगे उसको ना ये बात बता देंगे कि हमने आपको इस अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया है, ठीक है। अब बात आती है नॉन बेलेबल की। नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं ना, वो बहुत गंभीर प्रकृति के ऑफेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मर्डर हो गया आपका, 124A हो गया, और भी बहुत सारे ऑफेंस हैं। लेकिन इसको और अगर आपको देखना है तो आप, इसलिए मैंने कहा कि आप पनिशमेंट को देखें, जिसकी पनिशमेंट, ठीक है ना, जो कि पनिशमेंट विद डेथ, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और मोर देन 7 years, यानी कि या तो मृत्यु दंड से या 7 साल से ज्यादा कारावास से क्या हो, जो कि दंडनीय हो, वो कौन सी ऑफेंस होंगे? नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। और मैंने आपको बता दिया फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC है ना, 2A में ही इसको डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर बात अगर आ जाती है बेल मिलने की, तो यहाँ पे बेल मिलना ये जज साहब के डिस्क्रेशन पे डिपेंड है, यानी कोर्ट के डिस्क्रेशन पे है कि वो आपको उसके लिए बेल दे या ना दे, ठीक है। जज साहब आपके सर्कमस्टांसेस को देख के, चीज़ों को देख करके डिसाइड करेंगे कि भाई क्या किया जाए। ये उनके ऊपर डिपेंड है, उनको जो करना है, वो जैसे करना है वो कर लेंगे। डिस्क्रेशन वर्ड याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया ये सीरियस इन नेचर होते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर बेल नहीं मिले इसके लिए कोई रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अगर आपको बेल पे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? आप जा करके एविडेंस खत्म कर दोगे, कुछ का कुछ तमाशा कर दोगे, तो इससे बेहतर यही है कि आपको इजीली इन पे बेल नहीं मिले। लेकिन वो भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से फिर बेल मिलेगी नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी, है ना। 437 में बताया ना, 437 ऑफ CRPC में पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी क्या मिल जाती है, बेल मिलती, कैसे मिलती है, उस बात को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया ये इम्पोर्टेंट था, आपको एग्जाम के उससे ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है कंप्लेंट की। कंप्लेंट यानी 2D 2C मैंने बता दिया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा, एक चीज और, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक वर्ड आता है FIR और NCR।
इस एफआईआर और एनसीआर को भी आप बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर रखेंगे। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, और एनसीआर की होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अब आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि एफआईआर किस में होती है और एनसीआर किस में होती है। एफआईआर जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, या एक और अगर एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि जैसे कहीं जैसे आपकी कोई चीज को किसी ने छीन लिया, लूट लिया, तो होगी एफआईआर, और लेकिन अगर वो खो गई है या किसी कारण से आपसे गलती से नष्ट हो गई है तो होगी एनसीआर, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इन सिचुएशन में क्या है, एनसीआर होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी चीज का गुम होना या लूटा जाना, लूटे जाने में एफआईआर, गुम होने में एनसीआर। उसके बाद जो पुलिस वाला है वो अपनी एंट्री वगैरह कर लेता है डीडी में, यानी जो उसकी वो भी है डायरी वगैरह, और जो लिखवाने वाला होता है उसको भी उसकी एक कॉपी मिल जाती है। पहले घटना को देखा जाता है, उसकी अकॉर्डिंग एनसीआर को लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ गए आप, गंभीर प्रकृति के अपराध मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। नहीं कुछ समझ में आया हो तो उसको एक बार सुन लीजिएगा। तो अब बात आती है कंप्लेंट की। अब जब बात कंप्लेंट की आ जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कॉमन सेंस से बात करेंगे हम, कि अगर कंप्लेंट करनी है, स्कूल में कंप्लेंट करनी होती थी या कहीं और, तो किसको करते थे, प्रिंसिपल को करते थे। अब लॉ में प्रिंसिपल कौन है, लॉ में प्रिंसिपल है मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन सेंस से ध्यान रखेंगे, कंप्लेंट की जाती है मजिस्ट्रेट को। अच्छा, किस लिए कर रहे हैं आप कंप्लेंट, इसलिए कर रहे हैं कि जी भाई देखिए साहब, इस बंदे ने ये काम किया, आप इस पे कोई एक्शन लीजिए। तो किस लिए, एक्शन लेने के लिए। अब तीसरी बात ध्यान रखिएगा, कंप्लेंट पुलिस को नहीं की जाती। पुलिस को क्या किया जाता है, मैंने बता दिया आपको, एफआईआर किया जाता है, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट भाई कैसे करेंगे, चाहे आप बोल के कर दीजिए, चाहे आप लिख के कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए। किससे रिलेटेड करेंगे, जो ऑफेंस हुआ है, जो अपराध हुआ जो अपराध हुआ उससे रिलेटेड आपको करना है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ये है कि इसमें ना पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है। आप समझ रहे हैं? पुलिस रिपोर्ट इसमें यानी कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं है। एग्जाम के लिए ध्यान रखना, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अब आपको 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है। तो फिर कंप्लेंट कौन से केस में होती है, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आपसे पूछ सकता है, कॉग्निजेबल में भी, नॉन कॉग्निजेबल में भी। जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया कॉग्निजेबल कौन से हैं और नॉन कॉग्निजेबल कौन से ऑफेंस होंगे, जिसको मैंने क्या कहा, एनसीआर कहा, ठीक है ना, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कंप्लेंट है वो कॉग्निजेबल मैटर में भी हो सकती है और नॉन को, इतना तो याद हो गया, एफआईआर ओनली कॉग्निजेबल मैटर में ही होती है। ये चीज बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट रखिएगा। अब इसकी ना एक्सप्लेनेशन है, किसकी, कंप्लेन में एक्सप्लेनेशन बता रखी है, यानी कि 2D में वो एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर कर रही है कि भाई पुलिस को नहीं करनी कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट को करनी है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, तो फिर पुलिस रिपोर्ट किसको कहेंगे। तो यहाँ पर वही चीज क्लियर है। आप ध्यान से सुनिएगा कि जैसे पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई कि भाई ये ऑफेंस हुआ, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसको पता चलता है कि जो ये ऑफेंस है ना, ये क्या है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एंड आफ्टर दैट पुलिस के द्वारा, यानी पुलिस ने जो भी कुछ किया, फिर उसने क्या किया, उसको रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसको ये बताना होता है ना कि भाई आप गए वहां पर तो क्या किया आपने वहां जाके। तो भाई पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है। जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी ना वो कहलाएगी कंप्लेंट, समझ गए, और पुलिस वाला हो जाएगा कंप्लेनेंट। इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जब हम सेक्शन 154 पढ़ेंगे, 154 में प्रोसीजर दिया है किसका, एफआईआर का। लेकिन अब आपको यहाँ एक चीज और समझनी है। अब एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी तो आप कहाँ गए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गए लिखवाने। अब उसने भी नहीं लिखी तो कहाँ जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, ठीक है।
मजिस्ट्रेट के पास आप गए, अब मजिस्ट्रेट के पास जो गए वो जो आपने किया वहाँ एफआईआर थोड़ी होती है, वहाँ तो होती है कंप्लेंट, जिसको कहा जाता है 156(3). 156(3) के अंतर्गत क्या करना, मजिस्ट्रेट के पास जाना या कंप्लेंट लिखना या कंप्लेंट देना। 156(3) वर्ड आप याद रखेंगे। प्रैक्टिकल एडवोकेट को ये चीज बहुत अच्छे से पता होती है, मतलब तो आपको बात समझ में आ गई। कंप्लेंट किसको की जाती है, ठीक है, कंप्लेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट, यहाँ पे देखो एक वर्ड जो यूज किया है ना कि इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है। पुलिस रिपोर्ट यानी इसमें एफआईआर इंक्लूड नहीं है। इसमें जो पुलिस ने तैयार किया, जा करके उस प्लेस पे जो रिपोर्ट तैयार की, वो कहलाएगी कंप्लेंट, ठीक है। तो अब इसमें एक दो वर्ड आपको और ध्यान रखने हैं। नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होती है, ओनली कंप्लेंट होती है। वापस रिपीट कर रही हूँ, कॉग्निजेबल में एफआईआर, कंप्लेंट में एफआईआर और कंप्लेंट हो सकती है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि दोनों में हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कंप्लेंट कॉग्निजेबल मैटर में भी हो सकती है और नॉन कॉग्निजेबल में, लेकिन एफआईआर कॉग्निजेबल मैटर में ही होती है। इज इट क्लियर? अब देखिए इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। 2D में लिखा है कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report, ठीक है। अब आगे लिखा है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। अब आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब क्या है? हाई कोर्ट जो है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे बता रखा है हाई कोर्ट का मतलब क्या है, ठीक है। हाई कोर्ट से मतलब ये है कि इन रिलेशन टू ई को देखेंगे, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, यानी कि हर स्टेट का हाई कोर्ट, ठीक है। हर स्टेट का अपना अलग अलग हाई कोर्ट होता है ना, जैसे कि गुजरात का हाई कोर्ट और आपका राजस्थान का हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ये क्या हो गया, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद इसका सेकंड क्लॉज है इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ द हाई कोर्ट, यानी कि मोर देन 2 स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा मिला करके क्या हो गया, चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो गया ना। फिर थर्ड है इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी, एनी अदर the highest court of the criminal appeal for the territory other than the Supreme Court of India। तो वो कौन सा हो गया, कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में है ना, तो वहाँ पर जो हाई कोर्ट, वहाँ पर जो हाई कोर्ट यानी कि जो हम उसमें क्या करते हैं, क्रिमिनल मैटर की अपील सुनता है ना जो हाई कोर्ट, उसको भी इन्होंने हाई कोर्ट कहा है, ठीक है। इसमें इतना ही है। अब देखिए और भी जो कोड है ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, सीपीसी में भी हाई कोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन सभी ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन बता रखी है, तो आपको उसको भी ध्यान रखना होगा, उसको भी देख लें एक बार। यानी कि तीनों चीज़ों को आपको कोरिलेट करके रखेंगे ना माइंड में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ भी पूछ दे कोई भी, तो बेटर यही है कि आप अपना रेफरेंस साथ साथ रखें। उसके बाद आता है 2F। 2F में लिखा है इंडिया। इंडिया मीन्स जहाँ पर सीआरपीसी का एक्सटेंड है, इसको हम पढ़ेंगे रीड विद सेक्शन 18, यानी सेक्शन 18 ऑफ आईपीसी में भी इंडिया की डेफिनेशन को बता रखा है। इस 2F में तो खाली इतना ही लिखा है कि जहाँ पे कोर्ट का एक्सटेंड हो, यानी विस्तार उसका। अब तो पूरे भारत में विस्तार है, अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। उसके बाद आता है 2G इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है, देखिए इंक्वायरी और ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, ये 3 वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं, ठीक है ना। अब आप तीनों को ही ध्यान में रखिएगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसका शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सिर्फ अभी मैं डेफिनेशन आपको समझा रही हूँ।
इंक्वायरी से मतलब जो ट्रायल से डिफरेंट हो। ट्रायल कोर्ट में होती है, प्रोसीडिंग में होता है, चलता है ना, और वो कौन करता है? वो मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है ना। अब देखिए, जो इसमें पॉइंट्स, आप पॉइंट वाइज याद रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। ट्रायल से डिफरेंट होती है इंक्वायरी, ठीक है। सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है क्या? ट्रायल, ठीक है। सीआरपीसी में ट्रायल को ऐसे डिफाइन नहीं किया गया। अब यहाँ पर जो समझना है कि जो इंक्वायरी है वो कौन करता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट क्या करे? किसी पर्सन को ऑथोराइज करे कि भाई आप क्या करें, इस केस की इंक्वायरी करें। किस लिए करवा रहे हैं? ये देखने के लिए कि जो केस है वो प्राइमा फेसी बनता है या नहीं, ठीक है। अब तीसरी बात, इंक्वायरी कभी पुलिस नहीं करती, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर पुलिस क्या करती है? तो 2H में आ जाइए, इन्वेस्टिगेशन करना है पुलिस का काम, पुलिस वाला करता है। अब एक चीज़ और लिखी है, देखिए, बेरेक को देखते जाएंगे साथ साथ। मजिस्ट्रेट से भिन्न, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन भी कर सकता है क्या? इन्वेस्टिगेशन। अब इसका पर्पस क्या है? ये क्यों करवाई जा रही है इन्वेस्टिगेशन? ये करवाई जा रही है इन्वेस्टिगेशन कि जिससे कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो सके, यानी सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। आप बेरेक की लैंग्वेज को रीड आउट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है ट्रायल। अब ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या है ना, इसमें नहीं दिया गया, वो तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। इसमें तो इन्वेस्टिगेशन ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ट्रायल का जो ऑब्जेक्ट है ना, या ट्रायल का ऑब्जेक्ट तो ये है कि या तो कन्विक्ट कर दो या एक्विट कर दो, यानी कि या तो दोषी ठहरा दो या उसको दोष मुक्त कर दो। अब तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है प्राइमा फेसी देखने के लिए केस का, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगा, ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है। ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आता है आपका 2I और उसके आगे के हम आगे दूसरी वीडियो में कवर करते हैं, फिर इसमें ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 2I से आगे चलते हैं।